हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। मैवरिक से बात करते हैं। हेलो हेलो। गालिब भाई, आवाज आ रही है? आ रही है आ रही है। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? बढ़िया गालिब भाई, आप कैसे हैं? जबरदस्त। अच्छा, क्या बात करेंगे? गालिब भाई, दो बातें करना चाहूंगा। पहली बात ये, एक मैं मॉडर्न एवोल्यूशन का एक एग्जांपल देना चाहूंगा, फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अपने जो राजा साहब हैं उनका उस पे रिप्लाई क्या होगा। आपने शायद सुना हो कि एक इंडोनेशिया में एक ट्राइब रहती है, बजाओ शायद उनका नाम है, जो फिश पीपल के नाम से भी जाने जाते हैं, जो डीप सी में रहते हैं। उनका स्प्लीन साइज काफी बढ़ चुका है और वो पानी के अंदर शायद 7 या 8 मिनट तक सांस ले सकते हैं। गालिब भाई, आप हैं? हाँ जी, पता है, मुझे पता है। हाँ। और दूसरा एग्जांपल ये है, एक आपने सेंटिनलीज ट्राइब के बारे में भी सुना होगा, जिनकी जो, नॉर्थ सेंट्रल जो इंडिया में है। हाँ, इंडिया में है। वो जब हम्म। आपको, आपने शायद सुना हो, वो ब्रिटिश के टच में जब पहली बार आए थे, वो टच में आते ही मर गए थे क्योंकि उनकी बॉडी में वो सब कैपेबिलिटीज थी नहीं। तो ये मतलब सिंपल एग्जाम्पल है एक एवोल्यूशन का, और ये मतलब बहुत रीसेंट एग्जाम्पल है, 40-50 हजार साल पुराने से ज्यादा नहीं होगा इंसान की, जबकि जो हिस्ट्री है वो 2 लाख 3 लाख साल पुरानी है। तो आपको क्या लगता है कि अपने जो राजा साहब हैं वो इसको क्या एग्जाम्पल दें, क्या बोल के समझाएंगे इसको, मैं अब या राजा समझा भी साहब का पाएंगे नहीं ओपिनियन पाएंगे? नहीं दे सकता। वैसे जो आमतौर पे जो जो एंटी एवोल्यूशनिस्ट है ना, मैं राजा साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एंटी एवोल्यूशनिस्ट की बात कर रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि जी ये माइक्रो एवोल्यूशन है, माइक्रो एवोल्यूशन इज अलाउड, मैक्रो एवोल्यूशन नहीं हो सकती। तो ये जो रूल है ये इन्होंने खुद से बनाया है। अगर माइक्रो एवोल्यूशन हो सकती है ना, तो इसका मतलब है मैक्रो एवोल्यूशन तो फिर होगी होगी, क्योंकि माइक्रो एवोल्यूशन मल्टीप्लाइड ओवर द कोर्स ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स क्रिएट्स मैक्रो एवोल्यूशन। ठीक है। तो इसलिए जब ये माइक्रो एवोल्यूशन को मान लेते हैं ना, असल में लॉजिकली कोई रीजन नहीं है मैक्रो एवोल्यूशन को डिनाई करने की। ठीक है, उसमें फिर ये अगर मगर से सिर्फ काम लेते हैं। असल में ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये इसकी बड़ी सिंपल बात है कि जब यूरोपियंस अमेरिकाज में पहुंचे, तो वहां पे जो नेटिव अमेरिकन थे, जब वो उनसे कांटेक्ट में आए तो वो भी कॉमन कोल्ड से मरने शुरू हो गए थे। कॉमन कोल्ड और बहुत छोटी छोटी बीमारियां जिनको हम आमतौर पे बिल्कुल ही आम लेते हैं। ठीक है। वो जो है वो भी जो है ना वो मार रही थी लोगों को। ठीक है। हाँ। ठीक सही है, है। और मैं आपसे एक बस एक छोटा सा थॉट क्योंकि एक्सपेरिमेंट शेयर करना उन लोगों में इनके चाहूँ। खिलाफ रेजिस्टेंस नहीं था। बीमारी के खिलाफ रेजिस्टेंस बनाने के दो तरीके हैं। एक तो आर्टिफिशियल तरीका कि आप वैक्सीन लगा दें। दूसरा तरीका यह है कि बीमारी फिर इंसान को सिलेक्ट करती है। नेचुरल सिलेक्शन को कहते हैं ना, झूठ है। अब कोविड भी ऐसा है कि कोविड आया है तो कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जिनको विदाउट एनी वैक्सीन कोविड कुछ भी नहीं कहेगा। और अगर आप मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह नहीं देते, तो लोग जब कोविड से मरते जाएंगे तो सिर्फ वो ही बच जाएंगे जो कि कोविड की तरफ रेजिस्टेंट है। तो फिर जब वो आगे औलादें पैदा करेंगे तो उनकी औलादें भी कोविड की तरफ रेजिस्टेंट होंगी। इस तरह कोविड कोविड एक बीमारी के तौर पे एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंट लोगों की औलादें ही बच जाएंगी। इसकी बहुत सिंपल सी मिसाल कॉमन कोल्ड है, को फ्लू है। ठीक है। कॉमन कोल्ड जो है उस वो एक ऐसा वायरस था जिसने इंसान को एक वक्त के ऊपर एक्सटिंक्शन के करीब पहुंचा दिया था, बिल्कुल दुनिया में जब ये फैला था। ठीक है। तो फिर जब ये फैला दुनिया में तो इसने लोगों को बिल्कुल एक्सटेंशन के करीब पहुंचा दिया। और जो लोग बचे फिर उनके बच्चे ही आगे बचे। इसलिए कॉमन कोल्ड जब आप आज आपको और मुझे होता है तो हमें कुछ नहीं होता। मगर हमारे पास इस बार का एविडेंस है आज साइंस में कि कॉमन कोल्ड जब इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार इंसानों को, तो इंसान बहुत बुरे तरीके से मरे थे। अब एक और बड़ी सिंपल सी इसकी एग्जाम्पल है, जो कि मुझे याद नहीं है कि मैंने कैसर साहब के साथ जो अपनी डिबेट है उसमें भी दी थी कि नहीं दी थी। मलेरिया भी इसकी एक एग्जाम्पल है। मलेरिया की एवोल्यूशन जो है वो एवोल्यूशन की और इंसान की एवोल्यूशन और मलेरिया की एवोल्यूशन दोनों की एग्जांपल है। मलेरिया अब एक पैरासाइट है। ठीक है जी। तो हमारा जो इंसान को आज मलेरिया होता है, बेसिकली वो चिंपैंजी को जो मलेरिया होता है उसका कजन है। उसकी एक इवॉल्व फॉर्म है आगे से। मगर इंसान की हिस्ट्री में 1 मिलियन साल इंसान को मलेरिया नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तकरीबन तकरीबन आज से 1 मिलियन साल बाद जो इंसान के कॉमन एंसेस्टर थे पीछे से आ रहे 1 मिलियन साल पहले, उनमें एक ऐसी एवोल्यूशन हुई
कि मलेरिया का जो जरासीम है वो इंसान के ऊपर असर करना छोड़ गया, इंसान के एंसेस्टर्स पे, और डाउन द चेन वही आता जा रहा था। ठीक है, तो आज से तकरीबन 7,000 साल पहले वही मलेरिया का पैरासाइट जिसके खिलाफ हम रेजिस्टेंस बना गए थे, अब वो दोबारा इवॉल्व हो गया कि वो चिंपैंजी को तो कुछ नहीं कहता, मगर हमारी वो ऐसी की तैसी कर देता है। दुनिया में मलेरिया सबसे ज्यादा मारता है इंसानों को। तो जो मलेरिया का पैरासाइट है, पहले इंसान इवॉल्व हुआ था आज से 1 मिलियन साल पहले, या इंसान के जो एंसेस्टर थे वो इवॉल्व हुए थे मलेरिया के खिलाफ इम्यूनिटी के लिए, और मलेरिया उनको कुछ नहीं कह सकता था। वो वाला मलेरिया जो कि आज भी चिंपैंजी को हो जाता है, मगर चिंपैंजी उससे मरते नहीं। मगर फिर क्या हुआ, तकरीबन आज से 7-8 हज़ार साल पहले फिर वही चिंपैंजी का मलेरिया इवॉल्व होके एक ऐसा मलेरिया बन गया जो कि इंसान पे असर करता है मगर चिंपैंजी पे असर नहीं करता। ठीक है, तो अब आज दुनिया में मलेरिया की वजह से इसलिए इतने ज्यादा लोग मरते हैं कि सिकल सेल सिंड्रोम और बहुत सारी बीमारियां जो है वो, सिकल सेल सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो कि पाई ही दुनिया में आज मलेरिया की वजह से पाई जाती है, क्योंकि मलेरिया की प्रेजेंस में सिकल सेल सिंड्रोम जो कि इंसान के हीमोग्लोबिन को चेंज कर देता है, उसकी शेप को, जिसकी वजह से मलेरिया इंसान के ऊपर उतने अच्छे तरीके से अटैक नहीं कर सकता। वो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया बन के सिकल सेल सिंड्रोम वाले लोग ज्यादा सर्वाइव कर जाते हैं उनके बजाय जिनको सिकल सेल सिंड्रोम नहीं होता। इसलिए अफ्रीका में और इंडिया में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे सिकल सेल सिंड्रोम बहुत कम कॉमन पाया जाता है, क्योंकि उन जगहों पे मलेरिया बहुत प्रेवलेंट है। ठीक है, तो ये सब एवोल्यूशन की एग्जांपल्स हैं। सही हो गया? ठीक है गालिब सर, और मैं आपसे एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट शेयर करना चाहूंगा। पता नहीं हाँ जी। आपको सेंस दे या ना दे, बट आपका और आपके जो भी व्यूअर्स हैं उनका इनपुट चाहूंगा उस पर। अब मान लीजिए एक बच्चा है जिसको अपने बाप के बारे में नहीं पता। 6 लोग उसके पास आते हैं, 6 लोग ये कहते हैं कि हम तुम्हारे बाप नहीं है, बट हम तुम्हारे बाप को जानते हैं, और उसने हमें ही आपके पास भेजा है और एक किताब लिखी है जो ये प्रूव करती है कि हम आप दूसरा बंदा है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो आपका बाप है। वो आपसे आके डायरेक्ट बात नहीं करेगा, हमारे थ्रू बात करेगा। अब एक जो लिमिटेड सोच वाला बच्चा होगा वो शायद ये सोचे कि अच्छा मेरा बाप इन्हीं 6 में से एक होगा, और शायद वो ये सोचे कि इन 6 की 6 किताबों में से जो जो ज्यादा किताब सेंस मेक कर रही है वो मेरा बाप है। या फिर एक बच्चा ये होगा जो ये सोचेगा कि जो पहली किताब जो लेकर आया वही हो सकता है मेरा बाप है, और जो एक ही बच्चा ये हो सकता है जो ये सोचे कि ये लास्ट किताब लाने वाला मेरा बाप है। बट एक जो खुली सोच वाला बच्चा हो वो शायद ये सोचे कि हो सकता है इन 6 के 6 में से मेरा कोई बाप ना हो। इस दुनिया में 3.5 बिलियन मर्द हैं, उनमें से मेरा कोई भी बाप हो सकता है। ऐसा भी कुछ हो सकता है कि मेरा बाप इन 3 बिलियन लोगों 3.5 बिलियन लोगों में से ना हो, ऑलरेडी मर चुका हो, या फिर मैं टेस्ट ट्यूब बेबी हूं, मुझे लैब में बनाया गया हो। और जब तक मुझे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है कि मेरा बाप कौन है तब तक मैं नहीं मानूंगा कि मेरा बाप कौन है। अब पता नहीं आपको पैरेलल समझ में आया नहीं आया, बट इन दोनों चीज सोचों में से आपको ज्यादा लॉजिकल कौन सी लगती है, और आपके ये व्यूअर्स वैसे को भी? ये लॉजिकल नहीं है ना, क्योंकि हमें ये पता है कि बच्चे जो हैं वो बापों के बगैर नहीं पैदा होते। इसे गॉड पे नहीं अप्लाई किया जा सकता। नहीं, ठीक बट है, अब जो रिलीजियस लोग हैं वो यही बोलते हैं ना कि हमारी जो शुरुआत हुई है वो किसी क्रिएटर के थ्रू हुई है। अब ये वही पैरेलल है कि मैं अगर एक बच्चा है, उसकी शुरुआत किसी बाप की वजह से हुई है। बाप का कोई सबूत नहीं है कि वो कौन है, और हमारे पास कोई जरिया नहीं है प्रूव करने के लिए यही मेरा बाप है। आज की डेट में हम जिस भी रिलीजन में फॉलो करते हैं वो लिमिटेड नंबर ऑफ रिलीजन्स हैं। अब लॉजिकल बात यह है, हमारे पास आज की डेट में ऐसा कोई आप तरीका इससे नहीं क्या है। कंक्लूजन निकालते हैं? मैं इससे एक ये सिंपल कंक्लूजन निकालता हूं कि हमारे पास जो भी रिलीजन है, हमारे पास ये तरीका है कि हम उनकी किताबों को झुटला दें। बट कोई क्रिएशनिस्ट अगर ये आके बोलता है नहीं, इंसान किसी क्रिएटर के बिना दुनिया नहीं क्रिएट हो सकती है, तो मेरा इससे कंक्लूजन ये है, ठीक है ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं होता है तब तक हम ये नहीं मानेंगे। हम क्या ये मेरा नहीं इससे मानेंगे कंक्लूजन, कि कोई क्रिएटर नहीं है या कोई क्रिएटर है? दोनों। अगर कोई क्रिएटर है तो मेरे को जब सबूत मिलेगा तब मैं मानूंगा कोई मेरा क्रिएटर है, तब तक मैं एक इस स्टेट में हूं कि मैं नहीं मानूंगा जब तक मुझे कोई सबूत नहीं मिलता कि कोई क्रिएटर है या नहीं है। मगर मैं इन दो एग्जांपल्स में पैरेलल नहीं ना ड्रॉ हो सकता। मेन बात ये है, पहली तो बात ये है कि मजहब हर कोई ये कहता है कि जमीन खुदा ने बनाई।
और आज हमें पता है कि जमीन खुदा ने नहीं बनाई। इस बात का हमारे पास 100% सबूत है कि जमीन खुदा ने नहीं बनाई। ठीक है, जमीन जो है, जमीन एक कॉस्मिक एवोल्यूशन का रिजल्ट है। ठीक है, कोई खुदा नहीं था जो जमीन को बना रहा था। हालांकि अगर इन आसमानी किताबों में देखा जाए तो ज्यादा क्लेम जमीन के बनाने पे होता है बजाय के आसमान के बनाने पे होता है। ठीक है, आसमान एक छोटी चीज दिखाई जाती है। तो आप उस बच्चे को एक जमीन से इक्वेट कर दीजिए। हाँ, तो फिर जमीन जो है, जमीन का कोई क्रिएटर तो नजर नहीं आ रहा ना। हाँ, मेरा भी वही कहना है कि कोई हम्म। सबूत नहीं है कि हमें किसी खुदा ने क्रिएट किया है। और यही मेरे हिसाब से मोस्ट लॉजिकल पोजीशन है। जब कोई सबूत मिलेगा तब हम मान लेंगे, जब तक कोई सबूत नहीं मिलेगा तब तक हम इस पोजीशन में ठीक है कि भाई हमें नहीं पता। दैट्स एन ऑनेस्ट आंसर। चले, ठीक है, सही है। मैं फिर आगे चलता हूँ। ओके, थैंक यू। ठीक है काले भाई, थैंक यू। ओके, बाय बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।